नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 24 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माणा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? किस चीज का हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है लद्दाख, उत्तराखंड, गुजरात या वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, उत्तराखंड। हाँ जी, भारत के उत्तराखंड के चमोली जिले के माणा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के माना गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर ऊंचाई कितनी है इसके? 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन अनेक औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पाइन प्रजातियों के संरक्षण, कौन सी जातियों? अल्पाइन प्रजातियों के संरक्षण और इन प्रजातियों के प्रसार और आवास परिस्थितिकी पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से किया गया है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, श्री ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? श्री ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात या मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, मणिपुर। हाँ जी, श्री ला गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी। हाँ जी, भारत के राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद, उन्होंने इसकी नियुक्ति थी जो श्रीला गणेशन की, उसको मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। जब वो पदभार ग्रहण करेंगे तो उनकी जो ये नियुक्ति है वो वहां से प्रभाव हो जाएगी, यानी कि स्टार्ट हो जाएगी। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है? कि क्या चीज? फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना, फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। तो इसके ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो दोस्तों, इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, बी। हाँ जी, आंध्र प्रदेश। एनटीपीसी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, यानी कि एनटीपीसी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबिलाइजेशन योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में देश की सिमरदाही थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की है। यह इस परियोजना के तहत स्थापित किए जाने वाली पहली सौर परियोजना, इस योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, दास व्यापार एवं उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? किस चीज के लिए? दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है 22 अगस्त, 24 अगस्त, 23 अगस्त या 25 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 23 अगस्त। 23 अगस्त को विश्व भर में दास व्यापार एवं उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। किस लिए? दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए यह दिन मनाया जाता है हर साल 23 अगस्त को। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया है? कौन सी? हथकरघा उत्पादन को डबल करने के लिए एक समिति का गठन किया है। तो कितने सालों में वो डबल करना चाहते हैं? इसके ऑप्शन है 1 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या 4 वर्ष। तो दोस्तों, इसका आंसर है 3 वर्ष। हाँ जी, भारत सरकार ने आने वाले 3 वर्षों में हथकरघा उत्पादन को दुगुना करने और निर्यात को 4 गुना करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है। श्री सुनील सेठी अध्यक्ष होंगे। भारतीय फैशन डिजाइन परिषद एफडीसीआई नई दिल्ली की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है। यह समिति गठन के दिन से 45 दिनों के भीतर समिति अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जिस दिन ये गठन होगा उसका समिति का, उसके 45 दिनों के भीतर ये अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, यूएसओएफ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? यूएसओएफ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसके ऑप्शन है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, बीएसएनएल। हाँ, बीएसएनएल। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ ने भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अगरतला कोकास बाजार के माध्यम से बांग्लादेश सबरमीन केबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 10 जीबीपीएस इंटरनेशनल बैंड विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी को किराए पर प्राप्त किया जा सकेगा। किसको? 10 जीबीपीएस इंटरनेशनल बैंड विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी को किराए पर प्राप्त किया जा सकेगा। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए है? कौन सी? AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। ये थोड़ा सा गलत लिख गया यहाँ पे, अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, रूस। हाँ जी, रूस। भारत और रूस ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मेगा इन्फिनिटी आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस से कई AK-103 श्रृंखला की असल्ट राइफलें खरीद जा रही है। ये AK-47 राइफल का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है। ये AK-47 जो राइफल थी उनका नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है AK-103। कहां से खरीदेगा भारत इसको? रूस से। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, चीन। हाँ जी, चीन ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे दंपतियों को अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत मिल गई है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि तेजी से कम हो रही जन्म दर को रोकना है। इस नीति निर्माताओं ने देश में जनसंख्या के संकट से निपटने के लिए एक बच्चे की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। जनसंख्या के संकट से निपटने के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया? जो यहाँ पे चाइना में एक बच्चे की नीति, उस नीति को जिम्मेदार ठहराया। अब चाइना में हर कोई भी पेरेंट्स 3 बच्चे कर सकते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमलों से बचाने के लिए किसने हाल ही में एक एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी, ये किसके? जो भारत के लड़ाकू जेट होते हैं उनको मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए एक एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। तो इसके ऑप्शन इसरो, डीआरडीओ, यूनेस्को या नासा। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, डीआरडीओ। हाँ जी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के जो लड़ाकू जेट है को मिसाइल के हमले से बचाने के लिए एक एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन की रडार निर्देशित मिसाइलों को विचलित करने के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? जो दुश्मनों की रडार निर्देशित मिसाइल होती है उनको विचलित करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? एडवांस चेफ टेक्नोलॉजी। किसके लिए? जो भारत के जेट मिसाइल, जो भारत के लड़ाकू जेट है उनको मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है 5वां संस्करण, 7वां संस्करण, 8वां संस्करण या 12वां संस्करण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 5वां संस्करण। हाँ जी, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में DISC को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण लॉन्च किया है। डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, DISC की फुल फॉर्म डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण लॉन्च किया। किसने किया था? जो भारत के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, जिससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा व एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
दोस्तों आज की वीडियो में इतनी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।